सोयपुर जिला एक नजर में। गठन कब हुआ? तो 22 मई 1998 को। किससे अलग होकर एक जिला बना? तो मुरैना से अलग होकर एक जिला बना है। उस समय ये मुरैना हुआ करता था और ये जो है आप सोयपुर है। प्राचीन नाम क्या था इसका? सिफर। नवीन नाम क्या है? सोयपुर। क्षेत्रफल की अगर हम बात कर ले तो कितना है क्षेत्रफल सोयपुर जिले का? 6,606 वर्ग किलोमीटर है और इस दृष्टि से ये मध्य प्रदेश में 19वां स्थान रखता है। लिंग अनुपात की अगर बात करें तो 901 के प्रति हजार पुरुष पर और प्रदेश के अंदर 41वां स्थान है। कुल साक्षरता दर की अगर हम बात कर ले 57.43% और प्रदेश के अंदर 47वां स्थान रखता है। ये तो वो था जो पीडीएफ पे लिखा हुआ था। अब वो देखें और उसको नोट करें जो आपको नहीं पता है। चलिए, ये अलग बात है कि जो पीडीएफ पे लिखा है वो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अच्छी बात है। एक ये जनरल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, डिटेल इंफॉर्मेशन तो अभी बाकी है। आइए समझिए। ये भारत है, भारत में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे हम यहाँ पर सोयपुर जिले को। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देख लिया कि प्रदेश में 19वां स्थान रखता है। फिर कहेंगे कि प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वह कौन सा है? छिंदवाड़ा है। वेरी गुड, ये छिंदवाड़ा है। पर मैं आपसे पूछूं कि छिंदवाड़ा के पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ करता था? तो आप कहेंगे शिवपुरी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी शिवपुरी नहीं होगा। आप कहेंगे सर बालाघाट, तो मैं कहूंगा ना तो बालाघाट, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर बैतूल, तो मैं कहूंगा बैतूल भी नहीं है। ये भी क्रॉस किया बैतूल भी। तो आइए समझिए, इसीलिए कहते हैं कि क्लास में बने रहो, डिटेल जो आती है उसको नोट करो अच्छे से। चलिए समझिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला हुआ करता था वो था पश्चिम निमाड़, जिसको हम क्या बोलते थे? पश्चिम निमाड़। खरगोन की बात कर रहे हैं। खरगोन जो था वह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था। और ध्यान दें, यह तब से था जब पार्ट बी था, यानी पार्ट बी के समय से ये, जब तक छिंदवाड़ा जिला नहीं बना या कहें कि मध्य प्रदेश का जब तक गठन नहीं हुआ था तब तक खरगोन जो था वो सबसे बड़ा जिला था। अब कितना क्षेत्रफल कवर करता था खरगोन टोटल? ओवरऑल अगर हम बात कर ले यहाँ पर तो 11,904, पूरे आंकड़े परफेक्ट पता होना चाहिए। 11,904 और टोटल अब छिंदवाड़ा का कितना है? तो देखिए छिंदवाड़ा का जो वर्तमान में है 11,815 है। 100 किलोमीटर का यहाँ पर थोड़ा सा हेरफेर हो जाता, 19 बीसा कहेंगे, 19 बीसा ठीक है, चलेगा इतना। और बड़वानी का सेपरेट कितना है? क्योंकि बड़वानी का अलग डिस्ट्रिक्ट बना है तो बड़वानी का जो है 5427 है। और अब खरगोन का वर्तमान का निकाल ले, कितना है वर्तमान खरगोन का? तो 6477 है। और टोटल दोनों को मिला दे तो इतना हो जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाए भाई आपसे कि चलिए बताइए कि छिंदवाड़ा से पहले प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा था? तो फिर आंसर करना है आपको खरगोन डिस्ट्रिक्ट। तो ये थी डिटेल, ठीक है। चलिए अब इतिहास की हम चर्चा करते हैं कि इतिहास क्या रहा है। देखिए सोयपुर जिला जो है या सोयपुर कहें इसको, सिप नदी के किनारे पर स्थित है और दाहिने किनारे पर है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। अब ये ना सोचे कि सर हमसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि दाहिने है कि बाएं है कि पूरब है कि पश्चिम है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि कोई भरोसा नहीं है, प्रश्न पूछे भी गए हैं। आप व्यापम के प्रश्न उठाकर देखिए, आप प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रश्न था कि चलिए बताइए कि ओंकारेश्वर कौन सी दिशा की ओर इंदिरा सागर परियोजना स्थित है? पूर्व की ओर या उत्तर पूर्व की ओर? ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप ये ना सोचे कभी, ठीक है। अब क्या था कि जयपुर राजघराना, तो सभी को पता है कि देश में सबसे बड़ा राजघराना है जयपुर राजघराना, राजस्थान। सामंत, सामंत मतलब कि जयपुर राजघराने के अंतर्गत काम करने वाले उनके शासक या कहें कि उनके सिपा सलाहकार हों, उनके सिपाही हों। गोंड राजपूत के प्रमुख इंद्रसिंह, कौन? इंद्रसिंह के द्वारा यहां पर एक किले का निर्माण किया गया और उसी किले के साथ आप देखेंगे कि यहां पर सोयपुर की स्थापना हो गई। तो 1537 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था सोयपुर। पहला ऐतिहासिक अभिलेख इस क्षेत्र का कब प्राप्त होता है उस पर अगर हम बात कर लें तो निमात अल्लाह ने
यहां पर बनाया था, जिसमें कहा गया है कि 1577 में, माफ करना 70 में, सिकंदर लोदी की एक सेना को राजा डुंगर के समर्थन में सोयपुर और अवंतगढ़ भेजा गया था। इसका एक विवरण यहां पर प्राप्त होता है। अब एक चीज और है, ये जो सोयपुर है इसके बारे में अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत कम लोगों को पता है, बट आज आप समझ लीजिए, कंटेंट अच्छे से नोट कीजिएगा। ये जादूगरों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र था। ध्यान दें, मध्य प्रदेश में जादूगरों की प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा केंद्र था सोयपुर। नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो ये आपको पता होना चाहिए, जादूगरों की, है ना, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहां पर उनकी प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी, कौन अच्छा जादू दिखाएगा। चलिए, और गूगल पे सर्च करने का प्रयास मत कीजिएगा, ये कंटेंट कोई गूगल पे अवेलेबल नहीं है, है ना। और ध्यान दे, अच्छा और प्रमाणित कंटेंट पढ़ेगा। 1808 में अगर हम देखें मराठास और अंग्रेजों के समय काल पे, ठीक है, क्योंकि इस समय मराठा थे, तो दौलतराव सिंधिया यानी कि मराठाओं के प्रशासक होन रणोजी सिंधिया के वंशज दौलतराव सिंधिया ने सोयपुर को किसके हाथों में सौंप दिया? जीन बेबिस्ट, ये इसको फिलोसफी कहा जाता है। तो जागीर के रूप में ये वाला क्षेत्र उन्होंने इनको सौंप दिया कि चलिए आप संभालिए, और बाकी तो हम, ठीक है, उज्जैन वगैरह संभालते हैं। आगे की प्लानिंग है हमारी कि हम यहाँ से राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ चले जाएंगे, लश्कर जाएंगे और फिर ग्वालियर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेबिस्ट का याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान सीमा के पास दो ऐसे स्थान हैं जो पौराणिक व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, या उनके कह सकते हैं कि उनके पौराणिक कालखंड से जुड़े हुए हैं। तो आइए समझते हैं, पर उसके पहले आप कहेंगे कि ये दौलतराव सिंधिया का एरिया कैसे था। चलिए, अगर आपने मराठा कल्चर नहीं पढ़ा है, या कहें कि मध्य प्रदेश में मराठाओं की जो लड़ाइयां लड़ी गई है वो नहीं पढ़ी है, तो समझ लीजिए। फिर अभी यहाँ पर देखिए, यमुना के तक का क्षेत्र जो है वो मराठों के हाथ में था। ध्यान दे, यमुना तक का एरिया, ठीक है, ये यमुना है। और इधर अगर हम बात कर लें तो फिर यहाँ पर क्या बताऊं मैं आपको, बॉम्बे जनरल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझना आपको, इतना क्षेत्र जो था वो मराठाओं के आधिपत्य में था, और इस एरिया से जो भी राजस्व प्राप्त होता था वो मराठाओं को जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाजीराव पेशवा आए, उनके कमांडर्स उनके साथ आए, रणोजी सिंधिया आए, मल्हारराव होलकर आए, उदयजी पवार आए, और देवास के दो पवार ब्रदर उन साथ में आए। बड़े अच्छे सेनापति थे, और उनसे खुश होकर बाजीराव अष्ट जो थे, विश्वनाथ बाजीराव, उन्होंने बल्लारदेव बाजीराव ने क्या किया कि इनको क्षेत्र बांट दिए, क्योंकि उनका क्षेत्र था ये। उन्हीं में ये एक एरिया जो बांटा गया था, ये सिंधिया राजाओं को प्राप्त हुआ। सिंधियाओं में देखो उज्जैन वाला एरिया इनको मिला, इंदौर को निमाड़ का क्षेत्र, ठीक है, और देवास वालों को भी कुछ दो प्रकार के क्षेत्र मिले, इनको शाजापुर तक का एरिया मिला। तो इस तरह से एरिया डिवाइड किया गया था, धार को अलग मिला। तो यहाँ पर जो एरिया दिया गया था ये उज्जैन में थे दौलतराव सिंधिया, और सभी को पता है कि 1810 में अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हैं और कहां लेकर जाते हैं? लश्कर। ध्यान दे, लश्कर ग्वालियर नहीं पड़ेंगे अभी, पहले लश्कर जाती है, उसके बाद वो ग्वालियर वो रहने के लिए जाते हैं, ठीक है। और विकल्प पे अगर प्रश्न हो कि लश्कर या ग्वालियर, तो आपको लश्कर के साथ जाना चाहिए, ओके। चलिए, तो इनमें से जो हम पौराणिक कालखंड की बात कर लें, इटोनवारी, इटोनवारी के नाम से जाना जाना वाला ये जो क्षेत्र है, ये ध्रुव के पिता राजा उदयनपाद किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ध्रुव के पिता राजा उदयनपाद के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि जो ध्रुव है, ध्रुव ने अपनी तपस्या इसी स्थान पे की थी। तो आपको ये समझना होगा अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो। एक और स्थान है
इसके बाद में हम कहेंगे कि यहाँ पर एक ध्रुव कुंड है, और ये प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश में ध्रुव कुंड कहाँ पर है, तो आपको आंसर करना चाहिए कि भाई कहाँ पर है। तो आप आंसर करेंगे कि सोईपुर में, इटौनवारी में है। इटौनवारी कहाँ पर पड़ता है, तो सोईपुर जिले में पड़ता है। अब ये भी प्रश्न हो, एक क्वेश्चन आया था कि रेवा कुंड कहाँ पर है, ये व्यापम का प्रश्न था। ठीक है, हर एक प्रश्न से मैं आपको यहाँ पर अवगत कराऊंगा, जो बहुत ज्यादा कहने का मतलब है कि कंफ्यूज कर रहे थे स्टूडेंट को। तो वो रेवा कुंड पूछा गया, बच्चे क्या आंसर कर रहे थे रेवा कुंड, जब प्रश्न आया तो बच्चे अमरकंटक लगा रहे थे, तो कोई और भी नर्मदा किनारे वाले जो क्षेत्र है, जिले हैं, अनूपपुर वगैरह हो गया, जबलपुर है या फिर नरसिंहपुर है, उन एरिया को वो लगा रहे थे विकल्प पे। विकल्प पे एक और विकल्प मौजूद था जिसका नाम था मांडू। अब मांडू किसी के माइंड में नहीं आ रहा था, क्योंकि मांडू में तो नर्मदा नदी जाती नहीं ना, ये सबने मन में बिठा लिया था, और इसी की वजह से ये प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुआ। तो ध्यान दे, रेवा कुंड जब प्रश्न पूछा गया तो आगे ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ध्रुव कुंड मध्य प्रदेश में कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब क्या है कि इसके पास में एक दूसरा और गांव है जिसका नाम है रामेश्वरम धाम कहते हैं इसको। अब ये जो है ये 3 नदियों के संगम पर है। इसकी विशेषता क्या है कि ये 3 नदियों के संगम पर, इसको मध्य प्रदेश का रामेश्वरम धाम कहते हैं, राजस्थान में भी बड़ा प्रसिद्ध है ये। चलिए, अब हम देखते हैं, ये चली चंबल, ठीक, सीप और बनास, इन नदियों के संगम पर यह धाम यहां पर बना हुआ है। तो नदियों के नाम पूछे तो चंबल, बनास और तीसरी है सीप। इन 3 नदियों के संगम पर है, यानी कि 3 रिवर का ये जंक्शन है। ठीक है, बहुत फेमस है, याद रखना है आपको। चलिए, अब आपने भूगोल कई बार पढ़ा होगा, भूगोल तो आप पढ़ते ही रहते होंगे क्योंकि भूगोल बहुत जरूरी है, मैंने भी आपको पढ़ाया है। पर प्रश्न में अगर आपसे यह पूछो कि अक्षांतरी या देशांतरी रेखाओं का जो विस्तार है, ये तो कल्पित रेखाएं हैं, हर कोई भूगोल पढ़ाएगा उसमें हर कोई बताएंगे आपको। ठीक है, क्या तो कल्पित है ना। कोई टैप लेके तो कोई जा नहीं रहा था, माप नहीं रहा था कि हिमालय इतना ऊंचा है, कौन चढ़ गया हिमालय टैप लेके, किसने माप लिया कि रॉकेट इतने ऊंचाई पे उड़ रहा है, किसने माप लिया कि 7 समंदर की दूरी इतनी हो गई, ये किस आधार पे मापन होता है। तो आज आप मुझसे समझिए, एक फैक्ट आपको बता दूं भूगोल का कि ध्रुव तारे के आधार पर ही अक्षांतरी और देशांतरी रेखाओं का विस्तार देखा जाता है। ये भौगोलिक अध्ययन में है, तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट हमारी इस क्लास में आपको मिलते रहेंगे। अब आगे हम चर्चा करें यहां पर हसेंद्र या हसेंद्रन। हसेंद्रन ओरा सोईपुर का एक बाग है, बगीचा है, गार्डन है, बहुत प्रसिद्ध है ये। और इसको ब्रिटिश अधिकारी जो दौलतराव सिंधिया के कह सकते हैं कि जो सेनापति थे, बेबिस्ट फिलोस ने यहाँ पर स्थापित करवाया था। यहाँ पर एक मस्जिद है, गणेश मंदिर है, बहुत ज्यादा फेमस है ये। तो ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए, कुनो बुला रहा है नेशनल पार्क, चले घूमते हैं। और यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे उनके बारे में समझते हैं। तो कुनो नेशनल पार्क, पहले कुनो पालनपुर एक अभयारण्य हुआ करता था, आप ये अपडेट हो गया है और क्या बन गया है, कुनो नेशनल पार्क बन गया है। तो ये चीजें आप काफी अच्छे से याद रखें। चलिए, पार्क का परिचय, यानी कि हम समझ लें कि क्या यहां का बेसिक परिचय है। सोईपुर जिले में ही स्थित है, पढ़ी भी वही रहे हैं। तो पहले क्या था, ये कुनो पालनपुर अभयारण्य के नाम से वर्ष 1981 में इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित हुआ था, वर्ष 1981 में। अब इस अभयारण्य में मुख्य रूप से जो वन्य प्राणी जीव पाए जाते हैं उनमें बाघ है, तेंदुआ है, चीतल है, सांबर है, नीलगाय है, चिकारा है। आप बोलेंगे ऐसे प्रश्न तो नहीं आएंगे, पर मैं कहूंगा कि बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ के कुछ घास के मैदान कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले मैदानों से भी बड़े हैं। तो ये प्रश्न अगर हो एग्जाम में, ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कौन से अभयारण्य या कहें कि नेशनल पार्क के घास के मैदान सबसे बड़े हैं,
या कहें कि कंपेयर किया जाए कान्हा या बांधवगढ़ से, तो आप आंसर करेंगे कुनो नेशनल पार्क। तो ये ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट आपको यहाँ पर पता चलेंगे। आप कान्हा किसली के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, खूब सुना भी होगा, कान्हा किसली, है ना। अब कान्हा किसली का विवरण जो है कालिदास की कौन सी रचना में है, किसकी रचना में, कालिदास की कौन सी रचना में है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो फिर क्या आंसर करेंगे आप। चलिए, तो मैं बता दूं कि कालिदास की अभिज्ञानम शकुंतलम, लिखते नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं, अभिज्ञानम शाकुंतलम, यह आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें कान्हा किसली का विवरण प्राप्त होता है। कनौ ऋषि के नाम पर कान्हा हुआ, कानन हुआ, और कान्हा से अपभ्रंश होकर ये कान्हा बन गया। ओके, अब बांधवगढ़ पे भी चर्चा कर ही लेते हैं, लगे हाथ, यहां से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सर्वाधिक बाघ घनत्व है यहाँ पर, यह आपको याद रखना है। सर्वाधिक बाघ संख्या कान्हा, सर्वाधिक बाघ घनत्व बांधवगढ़। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ में क्या विशेष है, तो यहां पर आप कहेंगे कि सर हमने पढ़ा है सहसाई विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, पर मैं अगर ये पूछूं कि उस प्रतिमा का निर्माता कौन सा राजवंश उसके निर्माता है, तो फिर आप क्या आंसर करेंगे और कौन सी शताब्दी की बनी हुई है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। 10वीं शताब्दी की है भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, जो बांधवगढ़ के अंदर है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। अब राजवंश की डिटेल चाहिए तो थोड़ा कंटेंट अभी बाद में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राजवंश भी बता दें चले, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या आपको नहीं पता, तो मुझे तो बहुत पता था, फिर भी आप नोट कर लीजिए। कलचुरी राजवंश, अब कहाँ का कलचुरी राजवंश, तो त्रिपुरी। त्रिपुरी किसको कहेंगे, तो त्रिपुरी हम कहेंगे जबलपुर को। तो ऐसे ही रिलेट होता है मध्य प्रदेश, आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद सोचिए कि कितनी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो रही है ओनली पीसीएस के माध्यम से, ठीक है। और युवराज देव के मंत्री गोलक इसके निर्माता है। चलिए, इस अभ्यारण्य में विलुप्त हो गए चीतों को विदेश से लाकर रखने क्या कहने के बसाए जाने की योजना पर भी काम चल रहा है। आप कहेंगे सर हमने तो इसको उसमें पढ़ा है, क्या बोलते हैं कि यहाँ पर SIC है। अब एक चीज मैं अगर आप लोगों से यहाँ पूछ लूं कि मध्य प्रदेश में या भारत में, या कहें कि मध्य प्रदेश और गुजरात का कुछ भाग है, वहीं पर SIC क्यों पाए गए, क्या बांधवगढ़ में शिफ्ट नहीं कर सकते थे, काजीरंगा में नहीं कर सकते थे, माधव नेशनल पार्क में भी कर सकते थे। कान्हा है, बहुत बड़ा है, जंगल है, सतपुड़ा है, पेंच है, वहां क्यों नहीं, यहां ही क्यों। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ का जो वातावरण है, यानी कि जो अफ्रीकन सिंह था, ठीक है, यहाँ पर विचरण करते थे कालांतर में, ठीक है, वो यहाँ से विलुप्त हुए और उनके कुछ अंश यहाँ पर बस गए, और उन्हीं में से ये वंशावली चलने लगी, जिनको संरक्षण दिया गया जूनागढ़ में, जो कि गुजरात में पड़ता है, और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में दिया गया। तो इसके इतिहास से आप थोड़ी सी देर में समझने वाले हैं, यानी कि अवगत होने वाले हैं, तो धैर्य बनाए रखें। अब क्या हुआ था, कुछ फैक्ट पे अगर हम चर्चा करें तो वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, ठीक है, इन्होंने 1993 और 94 में सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में इन्होंने पाया कि सोईपुर जिले में स्थित पालनपुर कुनो अभ्यारण्य एक बढ़िया है और इनके एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छा है, इनको यहाँ पर अपन शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस पर इन्होंने काम किया। अब ये कहां पर सर्वेक्षण किया गया था, कब किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 350 वर्ग किलोमीटर के अभ्यारण्य के रूप में इसको शुरू किया गया था। कितना था, 350 वर्ग किलोमीटर, ओके। और ये पूरा का पूरा जो नेशनल पार्क है, उस समय का जो अभ्यारण्य था अब नेशनल पार्क बन चुका है। तो ये कब कौन सी नदी के साइड पर है, तो कुनो नदी। ये कुनो नदी के पूरे जंगल वाले क्षेत्र में इसको बनाया गया। कहने का मतलब है कि इसको वन्य प्राणियों के लिए
संरक्षित किया गया, क्योंकि कुनो नदी के माध्यम से यहाँ पर जल आपूर्ति अच्छे से होती है जंगल में। अब 2018 में इस क्षेत्र में 400 वर्ग किलोमीटर का भाग और जोड़कर इसका जो क्षेत्रफल था, यानी कि जो 748 वर्ग किलोमीटर बढ़ा दिया गया। तो ये मुख्य क्षेत्रफल है 748, ठीक है। ये कब हुआ? 2018 में। तो 2018 में इसको किसका दर्जा मिला? राष्ट्रीय नेशनल पार्क का। और इस तरह से ये प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क बन गया। कौन सा बन गया? ये 12वां नेशनल पार्क बन गया। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में, मैं मार्क करूंगा, समझना है आपको, 1564 में मालवा से जब रिटर्न आए वो, और आते समय शिवपुरी, देखो ये उस समय कोई जिले तो थे नहीं, 1564 में एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि शिवपुरी जो है नरवर्मन जो है उनके समय से एक बड़ी राजधानी रहा है, उनके शासित क्षेत्रों में रहा है, या कहे कि तोमर राजाओं का भी ये उस समय शिकार का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि शिवपुरी के पास के जंगलों में इन्होंने, बादशाह अकबर ने हाथियों के एक बड़े झुंड को बंधक बना लिया। ध्यान दे, हाथियों के एक बड़े झुंड को इन्होंने बंधक बना लिया, और यहीं से बताया जाता है और लिखा भी गया है कि अकबर के दरबार में जितने भी हाथी थे वह इसी क्षेत्र से पहुंचाए जाते थे। और इसके अलावा फिर बांधवगढ़, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अबुल फजल जो है उन्होंने इस तथ्य का भी यहां पर उल्लेख किया है, आईने अकबरी में उन्होंने लिखा है कि एशियाई सिंह इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यह प्रश्न कभी हो कि भाई अकबर ने मध्य प्रदेश के कौन से वर्तमान का जो नेशनल पार्क है वहां से हाथियों के एक बड़े झुंड को बंधक बना लिया था, क्योंकि अब तो जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, वो ऐसे प्रश्न तो ढूंढते हैं, और ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बोलेंगे कि कहाँ से पूछ लिया, हमने पढ़ा नहीं। तो मैं कहूंगा कि अब जब ऐसा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब अकबर मालवा में क्या कर रहे थे, चले ये भी तो समझना जरूरी है। बिना इतिहास समझे अगर हम आगे बढ़ेंगे, अकबर का जो संक्षिप्त विवरण देखना पड़ेगा। यहाँ पर हुआ क्या था कि 1562 का समय था जी। 1562 में सारंगपुर पर आक्रमण किया गया। क्या किया गया आक्रमण? किस पर आक्रमण हुआ? मियां बयाजिद खान उर्फ बाज बहादुर पर आक्रमण किया गया। क्या प्लानिंग थी? किसकी प्लानिंग थी? अब सभी को पता है कि आदम खान इसमें विलन था। आदम खान बाज बहादुर की प्रेयसी, उनकी प्रेमिका रूपमती के सौंदर्य का बखान सुनकर और उनको पाने की लालसा लेकर सारंगपुर पर आक्रमण करते हैं। पर अकबर को तो कुछ पता ही नहीं। अब अकबर के बिना अनुमति से तो आक्रमण होगा नहीं ना, तो फिर एक प्लानिंग की गई। वो प्लानिंग क्या थी समझिए। प्लानिंग में यह था कि भाई बाज बहादुर को एक लेटर पहुंचाया गया आदम खान की ओर से, सील ठप्पे लगाकर, ठीक। उसमें लिखा था बाइज्जत मुलाइजा फरमाइएगा, रानी रूपमती को अकबर के सामने नाच गाने के लिए ये पालकी में बिठाकर वहां से रवाना करे और नाच गाने के लिए प्रस्तुत किया जाए। ये पत्र जो था, ये खत जो था, ठीक है, फारसी भाषा में खत कहेंगे, तो जो खत था वो बाज बहादुर के सामने पढ़ा गया। अब एक प्रेमी के सामने उसकी प्रेयसी की ऐसी बातें जब लिखी हो तो सीधी सी बात है वो आक्रोशित होगा। तो बाज बहादुर ने भी उसी लहजे में, यानी कि रिप्लाई किया उसी चीज का, जैसा लिखा था वैसे के वैसे रिप्लाई कर दिया कि बाइज्जत मुलाइजा फरमाइएगा, जोधाबाई को पालकी में बिठाकर सारंगपुर पहुंचाया जाए, ऐसा वहां पर पहुंचा दिया। आदम खान चाहता था कि बाज बहादुर ऐसा करे। जैसे ही खत अकबर के सामने पढ़ा गया, क्योंकि दिल्ली और पूरे देश का नेतृत्व करने वाले मुगल सम्राट अकबर क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि चढ़ाई कर दी जाए सारंगपुर पर और बाज बहादुर को इसका सबक सिखाया जाए। आदम खान अपने इसमें कामयाब तो हो गए,
जब वो आए तो बहुत सारी, अभी बहुत ज्यादा इतिहास है, अगर मैं इस पे चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि लेक्चर जो हमारा है 4 से 5 घंटे चल सकता है। पूरा एमपी को अगर मैं घुमाऊं अभी इसमें इसी 15-62 में, ये 5 घंटे लेक्चर कंटिन्यू हो सकता है। बट आप संक्षिप्त में समझिए तो बाज बहादुर यहाँ से बुरहानपुर चले जाते हैं, भग जाते हैं, है ना, मिरन मुबारक की वहां पर हेल्प लेते हैं। इसके बाद जो आदम खान है वो मांडू पहुंचता है रूपमती को पाने के लिए। तो रूपमती जब तब तक क्या करती है कि वह जहर पान कर लेती है, यानी कि अपनी इति लीला को समाप्त कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। ठीक है, और ये बात जब तानसेन बताते हैं भैया तुम्हारे ब्रदर जो है आदम खान ने तो बड़ा आदम वाला काम कर दिया है, उन्होंने तो बिल्कुल आपको गुमराह किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुमने तो खामखा 2 प्रेमियों को मार डाला, बड़े अच्छे गायक थे वो तो। ठीक है, फिर अकबर आते हैं, यातना प्रार्थना करते हैं, और फिर आप डिटेल जो पढ़ेंगे वो आगे आने वाले जिलों में आपको मिलेगी। तो ऐसे ही रोचक तथ्य समझते रहिए हमारी इस पीसीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और हमारी इस क्लास के माध्यम से। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैसे अलाउद्दीन खिलजी भी आए थे बांधवगढ़, सॉरी माधव नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में। प्राचीन काल में यहाँ पर घने जंगल के रूप में ये प्रसिद्ध था। अब ये क्या है कि ग्वालियर रियासत के वर्ष 1902 का जो राजपत्र है उसमें इसको नामित किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश का समय था। अब अंग्रेजों के समय क्या होता था कि जो राजा जो होते थे वो एक एरिया बनाते थे कि देखिए इस क्षेत्र में तुम शिकार नहीं करोगे, ये अंग्रेजों का, ये हमारा है। तो भाई जो कह सकते हैं कि जो संरक्षण था वो शिकार करने के लिए दिया जाता था। अब संरक्षण इसलिए किया जाता है 1972 के बाद से, ठीक है, जब एनिमल एक्ट आया भारत में, है ना, तो उसमें क्या हुआ कि अब संरक्षण वनों को, मतलब वनों को और वन्य जीव को बचाने के लिए किया। पहले उनके शिकार के लिए संरक्षण किया जाता था कि दूसरा शिकारी शिकार ना करे वहां पर। तो इस वजह से इसको 1902 में इन्होंने इसमें ले लिया, नहीं तो अंग्रेज पूरा ले लेते भैया अब हम हंटिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इसको राजपत्रित में नामित कर लिया गया था। खैर अब इस क्षेत्रों में एशियाई सिंह के शिकार का अंतिम उल्लेख पाया जाता है कि 1872 में गुना शहर, ठीक है, जो गुना शहर है उसके पास एशियाई सिंह का शिकार हुआ था, उसका अंतिम उल्लेख यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1904 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया, देखिए मैं कल से बता रहा हूं, आपको भिंड में भी बताया मैंने कि समझिए कि माधवराव सिंधिया अलग थे, माधवराव द्वितीय थे, प्रथम, ये 3 थे। ठीक है, तो ये माधवराव सिंधिया द्वितीय के समय पर, इनके द्वारा शिकार के लॉर्ड कर्जन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। किसके लिए? शिकार के लिए किसको बुलाया गया कि भैया लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आए, और वह बिल्कुल मतलब उनकी मेहमान नवाजी की इन्होंने, और वह शिकार करने के लिए यहाँ पर आए। जब लॉर्ड कर्जन ने कुनो का दौरा किया, कुनो घाटी में जब जंगल के लिए गए तो उस क्षेत्र से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए मिस्टर लॉर्ड कर्जन, और उन्होंने उनको एक आदेश दिया कि यार बहुत प्यारा जंगल है यहाँ पर और लगता है कि हंटिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ ब्रिटिश अच्छे भी थे, है ना, तो उन्होंने जूनागढ़ गिर से शेर लाने का सुझाव दिया। ऐसे सिंह जो था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को यह पता है कि ऐसे सिंह यहाँ पर अच्छे से मतलब उनको रखा जा सकता है, और कहां पर मिलेंगे तो जूनागढ़ में मिलेंगे। तो उन्होंने एक प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की माधवराव सिंधिया से, तो माधवराव सिंधिया ने भी उस परियोजना पर काम किया। लॉर्ड कर्जन ने एक अहम रोल प्ले किया यहाँ पर ऐसे सिंह को लाने के लिए, कहे तो दोनों ने। तो यहाँ पर किस तरह से ऐसे सिंह को शिफ्ट किया गया था? बब्बर शहर, चलिए, तो और इसके बाद हम देखेंगे यहां पर लाइन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट किया गया सन 1996 और 97 में स्थापित किया गया, और यह परियोजना 20 सालों के लिए यहां पर चलेगी। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से शहरों को गुजरात से स्थानांतरित कराने का अनुरोध किया है कि वो यहां पर शिफ्ट कर दे, अभी कुछ बातें चल रही हैं। ठीक है, जब हो जाएगा तो आ जाएंगे यहां पर। आप कुछ फैक्ट और भी हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। देखिए, जूनागढ़ से बातचीत की गई और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि ठीक है कि जूनागढ़ के जो महाराज थे, गुजरात जूनागढ़ के, उनसे बातचीत हुई। लॉर्ड कर्जन भी साथ में गए माधवराव सिंधिया के साथ में। ठीक है, बात हुई और बाद में यह डिसीजन आया कि ठीक है वो शहर आपको इस क्षेत्र से ले जाने की अनुमति देंगे। कहां से? गिर से। गिर का जंगल आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने। जब बातचीत शुरू हुई
तो लॉर्ड कर्जन ने एक सुझाव दिया कि देखो महाराज, आपके इधर तो कोई इतना एक्सपर्ट है नहीं कि SICO को कोई मतलब उनका विशेषज्ञ हो। तो उन्होंने एक मतलब एक वो विशेषज्ञ को बुलवाया, ठीक है। और ये आया था फारसी विशेषज्ञ था ये, किसको बुलाया? फारसी विशेषज्ञ को। ये विशेष ट्रेनर था इसका, ठीक है, यानी कि SICO का। और इस परियोजना का इसको प्रभारी बनाया। किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन और माधवराव सिंधिया ने। अब क्या हुआ कि 1905 में, कब? 1905 में 1905 में 10 शेर गिर से बुलाए गए। कहां से? जूनागढ़ से। कितने? 10 शेर। समझते रहना बस, ठीक है। 10 में से तो 3 बॉम्बे पोर्ट पे जाते जाते मर गए और बच गए 7, ठीक है। अब 7 को यहां पर शिफ्ट किया गया। 7 में से कितने आए? चलो समझते हैं, आगे बताता हूं। और अब 7 में से 3 नर थे। 7 में से 3 नर थे और 4 मादा, ठीक है। इनमें से 3 नर के क्या क्या नाम रखे उन्होंने, यानी कि माधवराव सिंधिया ने? तो एक नर का नाम रखा उन्होंने बुंदे, दूसरे का नाम रखा उन्होंने बांके, तीसरे का नाम रखा उन्होंने मजनू। और मादाओं में अगर हम देखें यहां पर, तो 4 मादाएं थी। उनमें एक का नाम रखा रामेली, दूसरी का नाम रखा रामप्याली, तीसरी का नाम रखा उन्होंने बिजली, और चौथी का नाम रखा उन्होंने गेंदी। अब ये नाम मैंने आपको इसलिए लिखा दिया ताकि आप थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है। ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए, और ऐसी डिटेल आप काफी अच्छे से पढ़े और अच्छे से अपने नोट्स बनाया। अब क्या हुआ कि इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया। भाई 1905 में तो आ गई है। 1910 और 1912 में एक बेकार समय आया। अब कैसे बेकार समय आया? ये शेरों के लिए नहीं, शेरों के लिए तो बहुत अच्छा समय आया। बेकार समय आमजन और पशु के लिए आया। देखिए 1910 से लगाकर 1912 में ये जितने भी थे, सातों के सातों, या इनसे जो उत्पन्न जो बच्चे थे उनके, ये मवेशी खोर और आदमखोर बन गए। क्या बन गए? ये मवेशी खोर और आदमखोर बन गए, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा दहशत बन गई छत्तीसगढ़ वाले भाग में, मध्य प्रदेश वाले भाग में, है ना। तो फिर इनको क्या है, इस परियोजना को फिर यहाँ पर बंद कर दिया गया और काफी समय बाद फिर इसको वापस यहाँ पर शुरू किया गया। तो ये फैक्ट है यहाँ के, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है उस पर भी हम लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये डिटेल पता होनी चाहिए। जैव विविधता किस प्रकार की है यहाँ पर। देखो अगर आप देखें यहाँ पर वृक्षों की संख्या की अगर हम बात कर लें कि वृक्ष कितने हैं, जैव विविधता की अगर बात करें, तो वृक्षों की जो संख्या है वह 123 है, ठीक है। झाड़ियों की कितनी है? झाड़ियों की कितनी प्रजातियां हैं यहाँ पर? झाड़ियों की प्रजाति की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो झाड़ियां भी बहुत अधिक है और इनकी जो प्रजाति है वह जो है 71 है। झाड़ियां कितनी है? 71 प्रजाति की है। और बेल और विदेशी वनस्पति, जो बेल चलती ना, एक लंबी लंबी आती है, बेल और विदेशी वनस्पतियां, इनकी संख्या कितनी है? 32 है। बांस और घास, इनकी कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है? 34। स्तनधारी की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 33। पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है यहाँ पर? 206, ठीक। इसके बाद आप देखें कि मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है यहाँ पर, तो मछलियों की प्रजाति की अगर हम चर्चा करें तो 14, ठीक है। सरीसृपों की कितनी पाई जाती है?
33 और उभयचर या उभयचरों की जो पाई जाती है वो 10। तो ये यहाँ की मुख्य प्रजाति की जैव विविधता है, कहाँ की, कुनो नेशनल पार्क की। तो ये था आपका कुनो नेशनल पार्क।